और इस वक्त हम अपने आज के एडिटोरियल में बात करेंगे मुंसफ की काबिलियत क्या और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जजिस तकर्री के लिए तजवीज़ करदा रूल्स जो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की कमेटी में सरबराही में जो कमेटी बनाई गई थी जजिस तकर्री रूल्स बनाने वाली, उन्होंने अवामी तजावीज़ मांगी हैं और कुछ उन्होंने रूल्स बनाए भी हैं। उसी बुनियाद पर हम आज का अपना एडिटोरियल करें और आखिर में हम अपनी कुछ तजावीज़ जो टीम मेरे सवाल ने बनाई हैं, आम लोग हैं उसमें, यंग लोग हैं, उनके क्या ख्वाब हैं, वो किस तरह पाकिस्तान की अदलिया को देखना चाहते हैं, हम वो भी आपसे शेयर करेंगे और इंशाल्लाह वेबसाइट पे अपलोड भी करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की है। जजिस तकर्री के लिए काबिलियत का मयार मगर परखेंगे कैसे, ये हमारा सवाल है आज के एडिटोरियल का। और प्रोफेशनल अहलियत और तजर्बा कैसे परखा जाएगा, कानूनी महारत, कारकर्दगी, कम्युनिकेशन में महारत, दयानतदारी और आज़ादी और खुद मुख्तारी और कमीशन के लिए अहमियत का हामिल कोई भी दूसरा मेयार। हमारा सवाल यह कि इन तमाम चीज़ों को कैसे जज किया जाएगा, क्या कोई कमेटी होगी, क्या कोई इम्तिहान लिया जाएगा, क्या कोई स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स होंगे जो उन उम्मीदवारों की काबिलियत देखेंगे, उनकी कम्युनिकेशन में महारत देखेंगे, उन्होंने आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के साथ काम किया या नहीं किया, इस पर बात करेंगे। और अगर कोई उम्मीदवार नामजदगी के हवाले से कमीशन के किसी रुकन से बिलवास्ता या बिलवास्ता रब्ता करेगा तो जज बनने की दौड़ से नाअहल हो जाएगा। मगर इस मयार को परखने का मयार क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या जो जजेस हैं, जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं इस मुल्क के, उनके बेटे, उनके दामाद जब उस लिस्ट में उनके नाम आएंगे, जब जुडिशल कमीशन के मेंबरान के लॉ चेंबर में काम करने वाले लोगों के नाम जजेस के उम्मीदवारों में आएंगे तो कौन करेगा ये सब, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें जो वकला सेशन जजों की मुतनासिब नुमाइंदगी है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं बताया गया कि वो मुतनासिब से क्या मुराद है। और नामजदगियाँ वसूल होने पर मुतलका इदारों से तस्दीक होगी, 2 सिविल इंटेलिजेंस एजेंसियों से भी मालूमात ली जाएंगी और उनकी जो दूसरी कुछ शराइतें जो अच्छी हैं, आम हैं, लेकिन कुछ हम आपको यहाँ पे एक कंपैरिजन दिखाना चाहते हैं। मेंबर पार्लियामेंट की जब काबिलियत और मयार को नापा जाता है, उनके जो कागजात नामजदगी होते हैं वो जो दाखिल करवाते हैं, हम आपको दिखाते हैं उसमें क्या शराइत होती हैं मेंबर कौमी असम्बली के लिए, मेंबर सूबाई असम्बली के लिए और सेनेट के मेंबर के लिए। और दूसरी तरफ जजेस की काबिलियत और मयार में क्या वो शराइत लगाई जा रही हैं या नहीं, और ये क्यों अहम है। यह अहम इसलिए है कि इन मेंबर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट, और जब ये वुज़रा बनते हैं कैबिनेट के, इनके केसेस, इनकी अहलियत के केसेस, इनके आर्टिकल 63, 62, 63 पर पूरा उतरने की शराइत, इसका फैसला जजेस करते हैं। तो इन मुअज़्ज़ज़ जजेस का मयार और काबिलियत तो इन मेंबर पार्लियामेंट से भी बेहतर नहीं होनी चाहिए, ये मेरा सवाल है। सोचें और मैं आपको दिखा रहा हूँ क्राइटेरिया क्या है। मेंबर पार्लियामेंट का देखें कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर गैर मनकूला जायदाद डिक्लेयर करनी है, जजेस के लिए ये शर्त नहीं है। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर मनकूला असासे मेंबर पार्लियामेंट ने डिक्लेयर करने हैं, जजेस के लिए नहीं। इन्वेस्टमेंट्स, मोटर गाड़ियाँ, ज्वेलरी वगैरह, कैश और बैंक अकाउंट्स और दीगर असासे, ये तमाम चीज़ें मेंबर पार्लियामेंट ने डिक्लेयर करनी होती हैं, लेकिन जजेस के लिए ये शराइत नहीं है। क्यों नहीं है? तो टीम मेरे सवाल ने जो तजावीज़ दी हैं उसके मुताबिक पहली है, मुल्की व गैर मुल्की जायदाद और असासों की मुकम्मल तफसीलात डिक्लेयर करें। नंबर 2, कम अज़ कम 10 साल की इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स की मुकम्मल तफसीलात डिक्लेयर करें वो उम्मीदवार जो जज बनने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वकील बनने के बाद से जज बनने तक अपने ज़ेर कफ़ालत अफराद के तमाम असासों, ज़मीनों, बैंक बैलेंस और दीगर जायदाद की तफसीलात डिक्लेयर करें, क्योंकि ये सब कुछ मेंबर पार्लियामेंट भी करते हैं। कैश है कितना है, बैंक बैलेंस कितना है। और नंबर 4, कानूनी फ़ीस कैश में लेते रहें ये वकील या बैंक्स के ज़रिए ये इसकी तफसीलात भी जमा करवाएं। और नफ्सियाती मुआयना भी होना चाहिए इन उम्मीदवारों का और दोहरी शहरियत का खात्मा भी, क्योंकि ये तमाम चीज़ें और इससे भी ज़्यादा सख्त शराइत मेंबर पार्लियामेंट के लिए, जो तफसीलात हम अभी आपको टाइम की कमी के लिए की वजह से बता नहीं सकते, लेकिन हैं ज़रूरी। और हमें उम्मीद है कि जो कमेटी है वो हमारी इन तजावीज़ को अपने रूल्स का हिस्सा बनाएगी। अब ये बताइएगा कि उमैर नियाज़ी साहब, डेडलाइन दी है 22 दिसंबर की और 23 दिसंबर को फैसला आ रहा है 190 मिलियन पाउंड केस का। तो बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, ये भी इंटरलिंक्ड है। तो पीटीआई की इस वक्त तरजीह क्या है, मुज़ाकरात या सिविल नाफरमानी?
अच्छा, बुनियादी तौर पे इंटरलिंक तो किसी तरह से भी नहीं है। जिस तरह केस का है, केस का आउटकम सबको पता है क्या होना है, क्या होना है आपके ख्याल? सजा ही होनी है। जिस तरह का देखिए, कितनी का क्वांटम तो वेरी करता है। देखिए, आप मैक्सिमम भी कर दें, 14 साल भी कर दें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। केसेस की जो नौइयत है, जिस केस में पेक्यूनरी गेन कोई ना हो, मॉनेटरी बेनिफिट किसी तरह का है ही नहीं, तो उसमें सज़ा हो भी जाएगी, कल को आगे सेटिसाइड हो जाएगी। मकसद खाली क्या है कि खान साहब को, आपकी उम्मीद जो है ना वो बड़ी अच्छी लगती है कि तो आपको यकीन है सजा यहाँ से हो जाएगी और आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके सेटिसाइड हो जाएगी। क्योंकि इंसाफ के तकाजे पूरे ही नहीं किए जा रहे। अगर इंसाफ के तकाजे पूरे होते तो बुनियादी तौर पे ये एनसीए की ट्रांजैक्शन थी, हसन हुसैन नवाज को पकड़ते, जिसकी वजह से ये मामला राइज हुआ है कि देखें 25 मिलियन पाउंड का फ्लैट 50 मिलियन पाउंड में मलिक रियाज ने क्यों खरीदा। हुसैन का इसमें क्या प्रॉपर्टी किधर से, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो एनसीए ने पकड़ी थी हसन नवाज की, इनकी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इन्होंने पकड़ी, किस लिए पकड़ी गई थी? क्योंकि उसमें 25 मिलियन पाउंड अनअकाउंटेड फॉर था, जिसकी वजह से ये पैसे मुंजमद हुए। स्टेट ऑफ पाकिस्तान को किस तरह से आए? 25 मिलियन डॉलर पाउंड की ट्रांजैक्शन इंग्लैंड की। जाहिर बात है, जब वैल्यू थी, मलिक रियाज ने एक्सेस अमाउंट क्यों दी? इसी वजह से एनसीए ने उस ट्रांजैक्शन को पकड़ लिया और उसकी वजह से सारे अकाउंट फ्रीज हो गए। अब स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन थी? उस पैसों को वापस लाने के लिए साबित करना था उधर की कोर्ट्स में। कैबिनेट ने क्या डिसीजन लिया, जो सारा एक मामला चला, कैबिनेट के पास आया, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी सामने, जी नहीं दिखाया गया, एक डिबेट चली ना सारी, नहीं दिखाया गया, चले नहीं दिखाया, वो एक सेपरेट कहते हैं। मगर उस प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए, उस अमाउंट को क्लेम करने के लिए गवर्नमेंट को वो केस वहाँ साबित करना था। उसका ईजी वे आउट गवर्नमेंट ने और एनसीए ने क्या निकाला, मलिक रियाज के साथ एनडीए साइन हुआ और ये अमाउंट बगैर किसी केस के, बगैर किसी लिटिगेशन के पाकिस्तान वापस आई। और उसी आपने लिम में देखा कि इन्हें शरीफ फैमिली को तो रिलीफ मिला सारा। अब खान साहब पे सारा मुद्दा चले डाल दिया, ठीक है। बात है उसमें खान साहब का मॉनेटरी गेन क्या है? अल कादर ट्रस्ट है, को उनकी ज़ाती मलकियत है। ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट सबको पता है, ठीक है। अगर आज हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए वो ट्रस्ट टेक ओवर कर ले, ठीक है। वहाँ तो गरीब बच्चे क्या तालीम ले रहे हैं, सीरत नबी की तालीम ले रहे हैं ना। अफरानुल्लाह साहब बड़े वैलिड पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं, इसका क्या जवाब आपके पास? मॉनेटरी बेनिफिट क्या हुआ खान साहब को जो आ रहा है 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला? और दूसरा ये कि ये हसन और हुसैन का नाम मेरे खिलाफ से गलती से हसन नवाज का ये 25 मिलियन पाउंड जो हैं अनअकाउंटेड फॉर हैं, इसलिए ये एनसीए नवाज पे केस उठाया और ये सारा मसला हुआ है। देखिए, बात ये है कि एनसीए ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा शरीफ फैमिली को इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद उन्होंने उनको क्लीन चिट दी, शहबाज शरीफ साहब को भी दी और मियाँ साहब की फैमिली को भी दी। तो अगर वो इसमें इन्वॉल्व होते तो उनके भी बैंक अकाउंट मुंजमद होते ना, वो ये मलिक रियाज साहब के तो ना होते। बात ये है कि उन्होंने 190 मिलियन अकाउंट मुंजमद नहीं किया, या शहबाज शरीफ का या किसी का? वो तो अभी भी बिजनेस वहाँ पे करते हैं, ना शहबाज साहब का हुआ ना एनसीए ने क्लीन चिट दी है शहबाज साहब को, तो वो भी है पूरा। और हसन नवाज को भी उनका कोई क्या कहते हैं किसी भी किस्म के कोई अकाउंट, कोई इल्जाम कुछ नहीं था, कोई केस इल्जाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई केस उनका कोई वो अकाउंट कहीं पे फ्रीज नहीं हुआ। ये बात क्यों कर रही है पीटीआई? वो तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इस चीज़ से डाइवर्ट कर रहे हैं टेंशन और किसी एक नॉन इशू के ऊपर लेके जा रहे हैं बयानियाँ बनाने के लिए। अच्छा, बात ये है कि 190 मिलियन पाउंड जो है वो आना था पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में, वो इन्होंने एडजस्ट कर दिया मलिक रियाज साहब के अकाउंट में। ये जो है ये आप इस तरह तो नहीं कर सकते ना, आपके अकाउंट में पैसे आने हैं इनके अकाउंट में चले जाएं, कैसे हो सकता है? और उसके अगेंस्ट अलकादर ट्रस्ट पे 480 कनाल जमीन ली, ओपन छाट है। मॉनेटरी फंड उनका बेनिफिट कोई नहीं लिया है। 480 कनाल जमीन है मॉनेटरी बेनिफिट, और इससे ज़्यादा और क्या, वो भी मेन जगह पे। तो वो इन्होंने लिया और वो क्लियर कट जो है वायलेशन। और आप मुझे एक बात बता दें, देखें असूल एक तय कर लेते हैं, अगर ट्रस्ट बना के उसमें ज़मीन लेना जो है वो रिश्वत नहीं है ना, तो फिर बाकी सारे भी लेना शुरू कर देंगे। यही है ना, फिर आप कहेंगे कि जी ट्रस्ट, तो फिर ट्रस्ट पे ले लोग यही करेंगे। दूसरा मैंने एक और बात करनी थी मिसाइल प्रोग्राम से रिलेटेड। देखें बात यह है कि इंडिया ने अग्नि 5 का टेस्ट किया जो 7000 किलोमीटर तक जा सकता है, और वो ये कह रहे हैं अग्नि 6 या 7 जो है वो बना रहे हैं जो 8 से 12000 किलोमीटर जा सकता है। फिर उन्होंने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है उसका इनॉग्रेशन की, उन्होंने एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसका टेस्ट किया, ठीक है। किसी ने ना उनके न्यूक्लियर सबमरीन के ऊपर, देखें न्यूक्लियर सबमरीन अगर इंडिया बना रहा है वो हमारे लिए थोड़ी बना रहा है। न्यूक्लियर सबमरीन वो जाएगी कहीं पे पैसिफिक में, बाकी जगहों पे, वो पाकिस्तान के लिए थोड़ी है। ये जो अग्नि का जो इन्होंने बनाया है वो मुझे बताएं 8000 किलोमीटर, पाकिस्तान तो 2000 किलोमीटर में पूरा हो जाता है इंडिया से। इंडिया का लेकिन फॉरेन ऑफिस ने नाम तो नहीं लिया अपनी प्रेस रिलीज में
लेना चाहिए था ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, नहीं मैं वैसे ये बता रहा हूँ कि जो वो डुप्लिसिटी की बात है ना, वो ये है कि इंडिया जो डेवलप किए जा रहा है उसको आप कुछ नहीं कह रहे। चलें उस पर बात करेंगे कि आप तैयार हैं कि नहीं आपकी हुकूमत उस डुप्लिसिटी को हैंडल करने के लिए। मैं उनके सवाल से आगे सवाल ले जाना चाहता हूँ। देखिए ये ज़मीन की बात जो उन्होंने की है कि ट्रस्ट में अगर ज़मीन दे दी किसी ने, तो कल को हर वज़ीर आज़म, सदर, वज़ीर वो एक ट्रस्ट बनाएगा, अपनी मिनिस्ट्री का किसी का कोई काम कर देगा और उसको ट्रस्ट में ज़मीन मिल जाएगी। साथ सिर्फ ज़मीन नहीं मिली, उन्होंने पूरी इमारत बना के दी। मलिक रियाज ने 20 करोड़ रुपया कैश दिया। फिर वो उसके अलावा वो जो हीरो के हार वगैरह थे उसकी कॉल एक लीक हुई थी। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नज़र आता है। अच्छा देखिए, ट्रस्ट डीड ही सब कुछ मुतय्यन करती है। अगर आप उस ट्रस्ट की उठा लें ना, ट्रस्ट डीड में अगर ट्रस्ट कैंसिल होगा तो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक किसको जाएगी? डोनर को। वो प्रॉपर्टी वापस अगर मलिक रियाज को जाएगी। एक मिनट, ठीक है, यहाँ एक सवाल का जवाब दे दें। डोनर को जाएगी? डोनर जिसने इमरान खान और बुशरा बीबी को नहीं, जिसने ट्रस्ट को दिया। इमरान खान तो आज ट्रस्टी है। देखिए आज इमरान खान को एज ट्रस्टी मैं रिप्लेस कर सकता हूं। मिस कर रहे हैं। मलिक रियाज ने जमीन दी गोगी को, फर्क गोगी को। वो दो अलग ट्रांजैक्शन। देखिए जुल्फी बुखारी और बेसिकली पहले ट्रस्टी बाबर रवान साहब थे, उन दोनों को रिप्लेस किया इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने, और कल को इनको भी कोई रिप्लेस कर सकता है। बात है वो ट्रस्टी, उन्होंने जमीन नाम हुई उनके और उन्होंने ट्रस्ट नाम हुई, ये डिटेल निकलवा लें उसके नाम पे। और मैं आपको एक जो आपकी बात जाजी साहब कह रहे हैं, वो तो कल को मेरे नाम भी कोई चीज हो तो किसी और के नाम हो सकती है ना। मैं इनहेरिटेंस में तो आपकी औलाद कोई नहीं है। इनहेरिटेंस की बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं सवाल ये है कि ये अखलाकी तौर पे ये दुरुस्त है, चाहे गिफ्ट किसी को लिया या नहीं लिया। मैं किसी सरकारी पोजीशन में हूँ और मुझे गिफ्ट मिल जाए, कोई एम्बुलेंस मेरे हॉस्पिटल के मिल जाए 100। अच्छा मेरे हॉस्पिटल नहीं, आप किसी को लाइसेंस दे दें कैमरा का। आप देखें, आप लेके जा रहे हैं, ट्रस्ट है। देखिए ट्रस्ट है, ट्रस्ट की हमेशा एंटिटी डिफरेंट है। जैसा आपका ये चैनल है, चैनल की एक सर्टेन एंटिटी है। देखिए चाहे चैनल के आप एज हेड बैठे हैं, आप चैनल के मालिक नहीं। मेरा सवाल यह कि अगर ये शहबाज शरीफ करें इसी तरह की डील तो जायज़ होगी? देखिए ट्रस्ट कोई भी सेटल कर सकता है। देखिए चैरिटी का काम कौन लोग नहीं करते। देखिए बड़े बड़े इदारे वो चैरिटी करें। मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, ट्रस्ट है बिल्कुल। अगर वो तो उसके नाम कोई ऐसा शख्स इस मुल्क में 600 कनाल ज़मीन कहीं दे दे और उस बदले में उसका कोई काम हो जाए, इस वक्त जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, क्या पीटीआई इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी कि ये कोई मसला नहीं? देखिए बदले में काम साबित करें तो बिल्कुल गलत होगा। अगर बदले में कोई काम ले, कोई फेवर ले, कौन सा पैसे तो हुकूमत के पास आने तो हुआ है। बात है जुर्माना जो अदा करना था उसमें वो कह रहे हैं। आपने मलिक रियाज से कोई उसके बाद कोई डिमांड की है कि नहीं अभी भी कर लें? अभी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से गवर्नमेंट के अकाउंट में आ गई ना। मलिक रियाज से क्या आई है? उसने 450 बिलियन की नहीं लाइबिलिटी क्लियर करनी है ना, उसको जुर्माना ज्यादा देना पड़ेगा। नहीं तो वो क्या कोई फर्दर आई डिमांड आई कहीं आई? देखिए उस एस्पेक्ट को तो कोई टच ही नहीं कर रहा। मैं समझा दूं साहब, उसके अंदर ये है कि 426 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो बैरियर टाउन ने पे करने हैं, जो उन्होंने एमडीए की जमीन को। मेरी उसके बाद तो कोई किस्त ही नहीं दी। नहीं, एक किस्त उन्होंने दी, मैं आपको बताता हूं। एक किस्त उन्होंने दी, 2 किस्तें उन्होंने दी। उसके बाद ये वाली मलिक राज, उसके बाद उन्होंने ये वाली जो किस्त थी ना, ये जो 190 मिलियन पाउंड वाली 40-50 अरब रुपए बनते हैं, इसको रीएडजस्ट किया। जी वही। अच्छा चले, ये तो फैसला परसों आ जाएगा तो उसमें पता चल जाएगा। सवाल मेरा ये था कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं या सिविल नाफरमानी? पीटीआई की प्रायोरिटी क्या है? देखिए पीटीआई की प्रायोरिटी है जो 2 डिमांड्स रखी हैं, ठीक है। देखिए एक ओवरऑल आप देख लें, एक टाइम पीरियड गुजार लिया 9 मई आप लगातार सुनते आ रहे हैं, ठीक है। आपने उस पर प्रोग्राम्स भी कितने किए। देखिए लोगों ने एट द एंड ऑफ द डे एक वाक़या हुआ, ठीक है, उसको लॉजिकल एंड पे तो जाना चाहिए था। अगर आप समझते हैं कि इन लोगों ने तोड़ फोड़ किए, इन लोगों ने अमलाक को नुकसान पहुँचाया, उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए थी। क्या वो सज़ा हुई? मगर बदले में क्या हुआ? पूरी की पूरी पीटीआई को विक्टिमाइज़ किया, पूरी की पीटीआई को इस तरह से दीवार पे लगाया कि इलेक्शन कैंपेन तक नहीं करने दी। फिर भी रिजल्ट आ गया, फिर उसके बाद पीटीआई को तोड़ने की कोशिश की और लगातार वो एक तरीका चल रहा है। 26 नवंबर देख लें, एक सिविलाइज प्रोटेस्ट है, ठीक है, प्रोटेस्ट को लीड करते हुए आ रहे, ठीक है, उस पे आप देखें निहत्ते लोगों पे डायरेक्ट गोलियां चलाई, ठीक है। किधर का जो है ना इंसाफ, किधर के मामलात रह गए? ठीक है, आप इन चीजों को पीटीआई अब एजिटेट ना करे। मुज़ाकरात के लिए ही तो देखें, लेकिन सिविल नाफरमानी से इसका क्या ताल्लुक? देखिए क्या आप रेमिटेंसेस पाकिस्तान ना भेजें, वो ज़ाहिर है किसी एक बंदे की जेब में तो नहीं जाती, वो तो पाकिस्तान का ज़रिए मुबादला
में इजाफा होता है जिससे आप इंपोर्ट्स करते हैं जो सारे लोग इस्तेमाल करते हैं इस मुल्क में? रिमिटेंसेस तो वो हैं जो आपके ऑफिशियली आ रही हैं, वरना हुंडी के जरिए आपका कितना पैसा आ रहा है? अब तो उतना नहीं, अब फेडफ के बाद तो पाकिस्तान में बड़ी पाबंदियां हैं, पाकिस्तानी में बड़ी पाबंदियां हैं, वो तो आप अपने जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको फंसा देंगे। देखिए, हम एक बेसिक चीज़ रियलाइज़ ही नहीं कर रहे, हम एक बेसिकली एक आइलैंड में रह रहे हैं, हमें बाहर का पता ही नहीं है। देखिए, लोगों ने इस वक्त इतनी कंपनीज बना ली हैं दुबई इर्द गिर्द, लोग पैसा ही बाहर वसूल कर रहे हैं। पाकिस्तान में आ क्या आपका मतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग आसान है? आपका $6 बिलियन की खाली एक साल में प्रॉपर्टी दुबई में पाकिस्तानियों ने खरीदी है। ये सारे कोई स्मगलर्स तो नहीं है, ये अभी इन्हीं सालों, अभी दुबई लीक्स, अभी दुबई लीक्स में ये डिस्क्लोजर आए हैं, वो भी उसको भी 3 साल हो गए।